नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उप जिलाधिकारी कालाडूंगी ने अधिकारियों संघ की बैठक। भाजपा विजय संकल्प यात्रा पहुंची डीडीहाट, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया यात्रा का जोरदार स्वागत। सीएम धामी ने क्रिकेट में आजमाया हाथ, तेजस्वी सूर्य की युवा मोर्चा को 4 रन से हराया। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जनसभा को संबोधित कर भाजपा सरकार पर जमकर बोला हमला। कर्नल अजय कोठियाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का किया भ्रमण, देखी व्यवस्था। राजधानी देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट ग्राउंड पर सीएम 11 और बीजेपी युवा मोर्चा 11 के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच में मुख्यमंत्री 11 की टीम विजय रही। सीएम धामी की टीम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, यतीश्वरानंद, विधायक सहदेव पुंडीर, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अभिनव कुमार, एसएसपी देहरादून समेत सीएम स्टाफ के कई खिलाड़ी शामिल रहे। वहीं दूसरी टीम की कप्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने की। सूर्य की टीम में युवा मोर्चा के सदस्यों ने मैच में प्रतिभाग किया। सीएम धामी की टीम ने युवा मोर्चा को 50 रन बनाने का लक्ष्य दिया, जिसे युवा मोर्चा की टीम बनाने में असफल रही। सीएम धामी की टीम 4 रनों से विजय हुई। कल 21 दिसंबर को ओखीमठ के जंगल में लगी आग ने पूरे गांव में कोहराम मचा दिया। आग बुझाने के लिए गांव वाले और वन पंचायत ओखीमठ सरपंच पवन राणा, पूर्व सभासद बलवंत रावत, जंगल के चौकीदार गैणा लाल और पंडित वेद प्रकाश महिलाओं में राजूला, सरिता, विचना देवी, विवेकानंद सेब और कई महिलाओं ने जंगल में आग बुझाने का प्रयास किया। ब्लॉक स्तर पर वन पंचायत सरपंच ओखीमठ ने सरकार से मांग की है कि जल्द 10,000 वन प्रहरी की नियुक्ति धरातल पर सरकार पूर्ण करे। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछली बार वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा था कि 10,000 वन प्रहरी की जाएगी, 5,000 महिलाओं को और 5,000 पुरुषों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ धरातल पर देखने को नहीं मिला है। सरकार से वन प्रहरी की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाने की ग्रामीणों ने मांग की, ताकि जंगलों में आग न लगे और न ही जान मान की हानि हो। आप देख सकते हैं हमारे जंगल किस प्रकार से जरूरत है। आखिर सरकार की वो 10,000 8,000 वैकेंसी आ गई वन प्रहरी की। हम सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वन प्रहरी की नियुक्ति करे, 5,000 महिलाओं की, 5,000 युवाओं की। आप देखिए हमारे जंगल किस प्रकार से जरूरत रहे और सरकार से उम्मीद भी कर रहे हैं कि जल्द से हमारे वन मंत्री हरक सिंह रावत जी जल्द से जल्द वन प्रहरी की नियुक्ति करें, जो आपने बोला है। आज जब हमारे जंगल में आग लगी है, किसी प्रशासन की कोई नज़र इस जंगल में नहीं पड़ी है। हमारे सरपंच साहब ने जितना प्रयास किया है, हम 4-5 आदमी ने, हमारे पंडित जी हैं, हमारे पूर्व सदस्य हैं, उन्होंने भी प्रयास किया है, 2-4 महिलाओं ने भी प्रयास किया है। उसके अंतर्गत भी हमने बहुत बड़ी प्रयास किया है, लेकिन तभी आग पे हमने काबू नहीं पाया। यहाँ पे जो भी है जंगलों में आग लगी हुई है, शासन प्रशासन मौन पे है। यहाँ पर कोई भी अभी भी हम आग को काबू करने में बहुत प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी हमसे बाहर हो गए। यहाँ पर न शासन आया, न प्रशासन आया, कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं आया। भाजपा विजय संकल्प यात्रा कल 21 दिसंबर को डीडीहाट पहुंची, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, सांसद अजय टमटा, प्रदेश चुनाव प्रभारी पुष्कर काला और नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल सहित आदि भाजपा नेता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में डीडीहाट के गांव-गांव विकास किया गया है। सरकार के द्वारा हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई हुई हैं। यात्रा में उमड़ी भीड़ को देखकर लग रहा है भाजपा की 60 पार निश्चित है। यात्रा जो आज डीडीहाट में पहुंची है, डीडीहाट में जो अपार जन समूह है, पूरे बाजार में देख रहे हो कि पूरे झंडे झंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचा है, इसलिए पहुंचा है कि मेरी पार्टी है और मेरी पार्टी का आज विजय संकल्प यात्रा यहाँ पर पहुँचने करके कार्यकर्ता घर घर से स्वतः निकल कर यहाँ आएगा। इस यात्रा से और ये जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ को देख के स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में 2022 में विधानसभा चुनाव में और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार को कोई रोक नहीं सकता। इसे विजय संकल्प की यात्रा चल रही है। इसे विजय संकल्प यात्रा कितने भी कोई भी राजनीतिक पार्टी कितना ही करे, इस विजय संकल्प यात्रा को कोई भी रोक नहीं सकता। 2022 में भारतीय जनता पार्टी को बनने के लिए रोक सके। इसलिए भाइयों, इसलिए आप सबसे मेरा
जनपद उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में भालू के हमले से घायल युवक को उपचार के लिए नानकमत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। नानकमत्ता के ग्राम सभा के चुलिया निवासी प्रीतम सिंह साइकिल से अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे, तभी अचानक गन्ने के खेत से भालू ने साइकिल सवार पर हमला कर दिया। हमले में घायल व्यक्ति के हाथ और पैर में चोटें आई हैं। चोट लगे व्यक्ति को उपचार के लिए नानकमत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं नानकमत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर खुशबू ने बताया कि भालू के हमले में चोटिल हुए व्यक्ति का उपचार किया गया है और बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। जी, एक मरीज आया था हमारे पास जिसको भालू का चोट के लिए बताया गया था। 108 वाले उसको लेके आए थे, तो अभी उसको हम लोग ने देखा है, इलाज उपचार करके उसको आगे बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, एक्सरे वगैरह और आगे की जांच के लिए। उसको इंजरी जैसे लेफ्ट हैंड पे हुई थी और उसकी छोटे वाली उंगली और जो रिंग फिंगर हम जिसे कहते हैं उस पर अच्छा खासा उसको कट लगा था और लेफ्ट ही लेग पे उसको मार्क्स थे काफ़ी ज़्यादा। वो भालू के थे क्या थे तो आगे उनसे इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा, बट हाँ हाथ पे ज़्यादा उसको चोट लगी है। रोजगार और मुआवजे की मांग को लेकर मवाना सौड़ के ग्रामीणों ने रेलवे प्रोजेक्ट का काम रुकवा दिया है। पिछले 2 दिन से गांव की महिलाएं और युवा धरने पर बैठी हुई हैं। वहीं आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने रेलवे के अधिकारियों से वार्ता कर उन्हें मौके पर बुलाया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द स्थानीय युवाओं को रोजगार देने को कहा, अन्य समस्याओं को भी गंभीरता से दूर करने को कहा। मोहित डिमरी ने कहा कि ग्रामीणों की सभी मांगे जायज है, लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में उत्तराखंड क्रांति दल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज लोगों की जमीन और मकान रेलवे ने अधिग्रहण कर दिया है, अब लोगों के पास कुछ नहीं बचा। स्थानीय लोगों के साथ अन्याय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 मकान मुड़ जाए मेरे, वो हमें तो पैसे नहीं मिला जो मेरे मकान बने, वो लोन गाड़ी बनाई मेरे। अगर मैंने कोई बड़ा अफसर हो ना वो तो पसंद में कागज कि मेरे तो कथी मिलो लोग मोली से मेरे मुड़ी वो में मिला टोटल 12 लाख, वो में मेरे तो लोन गाड़ी मकान बनाई। वो मेरे गाँव साल भी टूटी, मकान भी दरार पड़ी थी, सब बर्बाद हुई। मेरे छोटे नाच पोते थे, हम कहाँ जाएंगे ना, हमको वहाँ जमीन के पैसे दे रहे, जमीन का पैसे दे दो भाई, मकान के पैसे जमीन के पैसे, तभी तो हम कहीं पर बनाएंगे जाएंगे। तब बोले किराए पे जाओ, कहाँ जाएंगे हम किराए, एक रहता ना एक किराए पे जाता। इतना बड़ा परिवार है मेरा, 3 लड़के हैं, 3 बहू है, 5 नाती पोते हैं, 2 आदमी हम है, कौन देगा हमको कमरा? हम नहीं जाएंगे किराए पे, नहीं सब कुछ हो और न मैं काम करने दूंगी। ये बिना जो जमीन अभी रेल वालों ने ले रखी है, बिना मुआवजे के पैसे दिए इन्होंने काम चालू कर दिया है यहाँ पे। अब हमको बोले कि आप किराए पे जाओ, हम मकान मालिक को हम क्यों किराए पे जाएंगे किसी का? इतना परेशान कर रखा है इन्होंने हम लोगों को कि इतना दिक्कत हो रही कि हमारी छोटी बच्ची एक अभी वो 2-4 महीने की होगी, उसकी तबीयत इतनी खराब थी इस खटखट के चक्कर में। हम ये चाहते हैं कि भाई तुम अपने ज़मीन लो, हमारा जो मुआवजा बनता है वो हमें दो और 6 महीने का टाइम दो हमें, हम अपना मकान बनाए कहीं और रहे, पर कोई पेमेंट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता इनका। हमें कह रहे कि किराए पे दो, क्यों दें हम किराए पे? हम क्यों मकान में बन के किराए पे क्यों जाए? हम जो मुआवजा बनता है हमें दे दो और 6 महीने का टाइम दो, हम अपना मकान बना के अपना सेटल हो जाए। देखिए, सबसे पहली समस्या तो हमारी ये है, हम रोजगार के लिए यहाँ पे कल से बैठे थे हैं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक हमको रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे आदमी बैठे हैं, लेडीज लोग सब सुबह से बैठे हैं, पूरी महिला मंगल दल यहाँ बैठी है। आज थोड़ा काम है, लेकिन कल तो सारे गांव वाले थे, सब रोजगार के चक्कर में यहाँ बैठे हैं, विस्थापित हो रखे हैं, मकान जा रखे हैं, खेत जा रखे हैं। लोगों को हाथ धोने के लिए जगह नहीं है, पूरी ज़मीन लोगों की चली गई है, लोग इससे परेशान हैं। कम से कम आज खेत रहते लोगों के तो अपने खाने पीने के लिए कम से कम खेत पे होता, मकान रहता, इधर उधर दर दर भटकना नहीं पड़ता, ज़मीन लेने नहीं पड़ती। मकान के जो पैसे मिले हैं उनसे तो मकान खरीद ली और अब क्या बचा है? कुछ भी नहीं है, परेशान है सब रोजगार के चक्कर में। और सबसे पहले हमारा मुद्दा ये है, शुरू से यही मांग की, जब यहाँ सर्वे हुई थी कि जिनका मकान गया है, ज़मीन गई है, परिवार में एक जने को जरूर नौकरी मिलेगी, लेकिन 1.5 साल हो गया, अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली।
रामनगर के मालधन में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जनसभा को संबोधित कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महंगाई बढ़ाकर गरीबों की दशा खराब कर दी है। महंगाई के चलते ही उद्योगपतियों को इसका लाभ मिला है। देश के उद्योगपति अंबानी को विश्व के अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में 10वें स्थान पर लाने वाली भाजपा ही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की सभी सरकारी संपत्ति को बेच दिया है। इससे आरक्षण में आने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस के सत्ता में आने पर गरीबों की बदहाली सुधारने, मालधन को केंद्र में रखकर प्रदेश के गांव को मॉडल बनाने का ऐलान किया। देखिए, ऐसा है, मेरा आपको बड़ा स्पष्ट इसका जवाब है कि साधने से मैं बिल्कुल भी सहमति नहीं इस शब्द से। अगर आप याद करेंगे कि जो संविधान का निर्माण हुआ है वो कांग्रेस ने किया था, बाला साहब अम्बेडकर जी ने किया था, और जो पूरी जो यहाँ की जो एक तरह से आप अर्थशास्त्र देख लीजिए या फिर आप ये देख लीजिए किस तरह से देश चलाया गया है, जिस तरह से रिजर्वेशन हुई हैं, ये सब कांग्रेस ने किया है। और ये कांग्रेस ने किया है देश की जो गरीब वर्ग है उसके लिए किया है। तो ऐसा कोई कांग्रेस की जो विचारधारा हमेशा रही है गरीब के लिए रही है। हम आम जन के बीच में जाकर के उनसे सीधा संवाद स्थापित करने का काम कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि जिन लोगों को प्रचंड बहुमत से 2017 में उत्तराखंड के लोगों ने सत्ता सौंपी थी, उन्होंने जो वादे किए उन वादों के विपरीत सरकार आचरण कर रही है। इसलिए बदलाव का वक्त है और 2022 में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। आरोप नहीं लगा रहे हैं, हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमने जो तथ्य हैं उसे विधानसभा के अंदर रखने का काम किया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के जनसंपर्क अधिकारी ने एक पत्र एसपी बागेश्वर को लिखा कि जो वाहन खाद्यान्न में संलिप्त थे, जिनका पुलिस ने चालान किया है, उनको छोड़ दिया जाए। इसलिए हमने इस विषय को उठाया। तो इससे तो सिद्ध हो गया है कि मुख्यमंत्री के तार सीधे सीधे खनन माफियाओं से जुड़े हुए हैं और हम भारी हैं। आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई जनसभा हो रही है तो लोग हमारे जनसभाओं में उमड़ करके आ रहे हैं और भाजपा के मैदान खाली हैं। देखिए, कहा गया है युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो चुनाव सामने है। अब तो पूरे प्रदेश के कोने कोने में को जो है मालधन की तरह जगह जगह सभाएं करके जनसंपर्क करके ये जो जुमलेबाज बतौलेबाज सरकार है जिसने बेरोजगारी और महंगाई को आसमान पे चढ़ा दिया है, इनकी सत्ता उखाड़ने के लिए हम कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हर क्षेत्र में इस प्रदेश के जाकर के जन जागरण करेंगे और इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। विकासखंड पोखरी के नंदाकुंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें भारी मात्रा में महिला और पुरुषों की भीड़ देखने को मिली, जिसमें पूरे विकासखंड पोखरी की महिलाओं को जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी ने शॉल भेंट किया। इससे साफ जाहिर है कि 2022 को लेकर एक बड़ा शक्ति परीक्षण राजेंद्र भंडारी ने दिखा दिया है। ऐसे में अब विपक्ष इसका क्या तोड़ निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। और महिलाओं का जो सम्मान है, महिलाओं का सम्मान तो हमेशा होना चाहिए। आज जो भी है माँ शक्ति के आशीर्वाद से, हमारी माँ बहन जी का जो जिस पे आशीर्वाद रहेगा उसकी जरूर होगी। और ये आज भंडारी जी जहाँ भी पहुँचे, हम जहाँ भी हैं, हमारी माता बहनों का आशीर्वाद है, इस क्षेत्र का आशीर्वाद है। हम हमेशा अपने क्षेत्र के ऋणी, क्षेत्र नहीं हमारा परिवार है, इनके दुख सुख में हम हमेशा इनके साथ और ये हमारे दुख सुख में हमारे साथ। चंद्रशिला मां नंदाकुंडा में आज भव्य प्रोग्राम माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री जी का एक भव्य प्रोग्राम रहा। 2022 के दृष्टिकोण देखा जाए तो आज लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं है कि हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री फिर से क्षेत्र में एक बार आके एक विकास की लहर एक बार फिर दौड़ाए, जो पूर्व में वर्तमान सरकार की जो नीतियां रीतियां जिसमें वर्तमान सरकार फेल हुई है, आज लोग अपेक्षाएं रखे बैठे हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी भाई, जिन्होंने पूर्व में क्षेत्र के प्रति एक बड़ा विकास किया है, और ये अपेक्षा आज ये चीज चंद्रशिला में हमें देखने को मिला है 2022 के दृष्टिकोण से।
गदरपुर तहसील परिसर में कल 21 दिसंबर को तहसील दिवस के मौके पर मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर आशीष भटगई के साथ अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर आशीष भटगई ने बताया कि गदरपुर तहसील परिसर में तहसील दिवस मनाया गया क्योंकि यह हर महीने होता है, लेकिन समस्याओं के निस्तारण में तेजी आए और लोगों में जागरूकता बढ़े, इसलिए मैं स्वयं मौके पर पहुंचा हूं। आपको बता दें कि 35 से अधिक शिकायतें मिली, जिनके निस्तारण के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। जो रेगुलर होता है, जो मंगलवार जो रहते हैं उसमें तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, तो उसी के क्रम में ये तहसील दिवस जो आज गदरपुर में आयोजित किया गया है और इसमें शिकायतें यहाँ पे दर्ज हो रही हैं। अभी एट प्रेजेंट जो है 35 शिकायतें यहाँ पे दर्ज हो गई हैं, जिनके बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। तो यहाँ पे शिकायतें मुख्यतः जैसे राशन कार्ड से रिलेटेड हैं, वो इशू यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं और कुछ जैसे जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी इशू हैं। कुछ लैंड से रिलेटेड जो शिकायतें हैं वो भी यहाँ पर दर्ज हुई हैं, तो उसके संबंध में। और इसके अलावा जो ऐसी विकलांग पेंशन से रिलेटेड शिकायतें, समाज कल्याण से रिलेटेड जो शिकायतें वो भी दर्ज हुई हैं, तो उसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। और कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिन पे मौके पे ही आज जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे प्रमाण पत्र वगैरह के संबंध में, तो उनको भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को यह भी बता दिया गया है कि एक समयबद्ध तरीके से जो शिकायतें यहाँ पर आई हैं, तहसील दिवसों में जो आती हैं या किसी भी मंच पर जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण सुनिश्चित करें और जो संबंधित जो आवेदक है, शिकायत करता है, उसको भी उसके बारे में बताएं कि क्या इसमें प्रोसेस किया गया है। किन किन विभागों के अधिकारी कर्मचारी? लगभग सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर जो उपस्थित हैं, जिला स्तरीय अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इसीलिए उनको भी निर्देशित किया गया है कि जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं इसको देखें, क्योंकि हम लोगों को जैसे सिटीजन फ्रेंडली होना है, तो जो भी शिकायतें यहाँ पे प्राप्त होती हैं तो उसका समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के उपरांत संबंधित शिकायतकर्ता को अवगत भी कराना चाहिए कि ये आप पे कार्रवाई की गई। हिमाचल प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और गढ़वाल लोकसभा प्रभारी कुलदीप कुमार कल 21 दिसंबर कोटद्वार पहुंचे, जहां पर लोकसभा प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उत्तराखंड के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के लिए कहा। इसी दौरान गढ़वाल प्रभारी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 2022 में उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पूरा देश डबल इंजन सरकार से त्रस्त है। उत्तराखंड और हिमाचल का ज्योग्राफिकली भौगोलिक स्थिति एक जैसी है, हमारा कल्चर एक जैसा है और एक जैसी परिस्थितियाँ हैं, तो हमारे लोग जो है बड़े, क्योंकि देवभूमि है, धार्मिक लोग हैं, सच्चे पक्के लोग होते हैं और हम ये प्रपंच नहीं, नौटंकीवादियों को नहीं पसंद करते। जैसा ठगा गया था पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, बाद में इन्होंने कह दिया ये जुमले हैं। अब ये लोग इन जुमलों से तंग आ गए हैं। महंगाई जो है उसने कमर तोड़ के रख दी है, हर घर की, हर परिवार की कमर तोड़ के रख दी है। हरिद्वार के दल्लावाला में चल रहे धरना प्रदर्शन में 16वें दिन नया मोड़ आ गया है। 2 व्यक्ति 18 दिसंबर से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल 21 दिसंबर को गांव के धरना प्रदर्शन की कमान वृद्धजनों ने अपने हाथों में ले ली। वृद्धजन कल से क्रमिक अनशन पर आ चुके हैं, क्योंकि कल 16वें दिन तक भी सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे वृद्धजनों में काफी रोष है। वृद्धजनों का कहना है कि हमें लगता है सरकार भी किसी दबाव में कार्य कर रही है, इसी कारण से अब तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। साथ ही वृद्धजनों का ये भी कहना है कि जब तक सरकार राजकीय कन्या महाविद्यालय नाम पूर्ण नहीं कर देती है, तब तक हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। मेरा उद्देश्य ये है जी, इस स्कूल का नाम जो पहला था वही होना चाहिए, जो नहीं होगा। पहले 2 लड़के बैठे थे भूख हड़ताल पर, अब जहाँ हम बैठ गए, अब एक टाइम खा रहे, फिर हम जो नई बात बनती तो हम बिल्कुल भूख हड़ताल पर बैठेंगे, हम खाने के ही नहीं। हमारे धरने को 16वां दिन है, जिसमें हम 2 लोग अनशन पे थे। जीवन आहार के लिए जो है हम खाली फलाहार वगैरह पे ही आश्रित हैं, लेकिन आज 16वें दिन से हमारे साथ में वृद्धजन आ गए हैं। इन्होंने भी जो है भूख हड़ताल की हमसे डिमांड की कि हम भी भूख हड़ताल करेंगे, परंतु इनकी अवस्था को देखते हुए आज हमने इनको जो है क्रमिक अनशन पे लिया है। यदि सरकार, जैसा कि इन्होंने बताया है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम जो है भूख हड़ताल पे जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से जो है चेतावनी भी देता हूँ ये सरकार को कि जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लेवें, अन्यथा यहाँ पर जो है अब जिस प्रकार से वृद्धजनों का कमान वृद्धजनों ने थाम ली है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर वृद्धजनों की जनसंख्या बढ़कर जो है कोई जनहानि हो जाए, क्योंकि इस समय ठंड भी बहुत पड़ रही है और इनकी एज भी आप देख सकते हैं लगभग 90-100 के समथिंग है। तो इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए। धन्यवाद। कल 21 दिसंबर को अल्मोड़ा में आजादी को लेकर पूरे भारत में अमृत महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने किया।
विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि आज पूरा देश अपनी आजादी के महोत्सव को मना रहा है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी हमको वैसे ही नहीं मिली, हमारे हजारों लोगों द्वारा शहादत दी गई है और आज हम सब उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां पूरे देश में हजारों लोगों ने बलिदान दिया है, वहीं कुमाऊं के लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनको आज याद किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मनाने जा रहा है। ये पूरा वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। देश की आज़ादी के लिए जिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, यातनाएं सही, जेलों में गए और कुर्बानी दी, उनको याद करने का भी दिन है। और ये आज़ादी हमें कोई उपहार में नहीं मिली। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी की बलवेदी पर अपना सब कुछ निछावर किया और सैकड़ों वर्षों की दास्ता से हमको मुक्त कराया। उनमें महान जो विभूतियाँ थी, उसमें हमारे अगर माना हम सुभाष चंद्र बोस जी को लें, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू हो गए, हमारे बीच में भगत सिंह आज़ाद जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी। और इसके साथ ही साथ हमारे कुमाऊँ का भी बहुत बड़ा इतिहास, उत्तराखंड का बड़ा इतिहास रहा है। न केवल जैसे हमारे भारत रत्न पंडित गोपाल पंत जी, हरबंस पंत जी और देवीदत्त जी, विक्टर मोहन जोशी जी जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पर रहे। इतना ही नहीं बल्कि हमारे कुंती देवी वर्मा जी, विष्णु देवी जैसी महिलाओं ने भी अंग्रेज़ों का सामना किया। देश से विदेशी और आत्मा से भारतीय श्री सल्ला बहन जी हमारे कौशानी में रहती थी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये आज़ादी हमको उपहार में नहीं मिली। इस आज़ादी को पाने के लिए देश के सैकड़ों लोगों ने, असंख्य लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। आम आदमी पार्टी के द्वारा कोटद्वार विधानसभा से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसमें कल अरविंद वर्मा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए आप हाईकमान का आभार जताया और उन्होंने आश्वस्त किया कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश हित के लिए सोचती है। कोटद्वार विधानसभा में दोनों राजनीतिक पार्टियों ने राज किया, लेकिन कोटद्वार विधानसभा अभी भी सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। भाजपा कांग्रेस ने केवल उत्तराखंड को झूठे सपने दिखाकर छलने का प्रयास किया है, जिसको अब जनता भली भांति समझ चुकी है। खासकर इन 5 वर्षों में कोटद्वार विधानसभा में केवल खनन माफिया हावी हुए हैं और चारों तरफ माफिया राज हावी हो रहा है, जिसको केवल आम आदमी पार्टी ही साफ कर सकती है। उत्तराखंड में अब साफ और स्वच्छ आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। सफ़ेद बिल्डिंग एलिफेंट, वाइट एलिफेंट के तौर पर है, लेकिन वो ना के बराबर रेफर सेंटर है। जिसके लिए कह रहे थे जिला बनेगा, कहाँ है? मेडिकल कॉलेज बनेगा, कहाँ है? कि वो कह रहे थे केंद्रीय विद्यालय बनेगा, वो कहाँ है? सैनिक विद्यालय बनेगा, वो कहाँ है? अन्य ऐसी यहाँ पर पार्किंग होगी, वो कहाँ है? सीवरेज व्यवस्था होगी गाँव में, जो नगर निगम बनाया जा रहा है, वो कहाँ है? लाइट की व्यवस्था होगी गाँव में, सभी सीमांत क्षेत्र में, वो कहाँ पर? तो नदियों में खनन की विकास बहुत हो रहा है, शराबों की दुकान का विकास बहुत हो रहा है। शायद यही विकास मुझे देखने के लिए मिल रहा है। सड़क आदमी बिल्कुल तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहा है, उसकी आंखों में झलक है। वो जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है ना, अब 2022 में उसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। अब देखिए, हजारों की तादाद में मैं कहूँगा कि मन से लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़े, कोटद्वार में चुनाव लड़े। वो कह रहे हैं आशीर्वाद के साथ साथ हर प्रकार से वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। चाहे उन्हें वो कह रहे हैं कि आपके पोलिंग बूथ हो, हम वहाँ खड़े होने के लिए तैयार हैं। आपके जहाँ पर अन्य जो भी कार्यालय बनेंगे वो वहाँ ड्यूटी करने के लिए तैयार है। देखिए, आम आदमी को इतना प्यार मिल रहा है आम आदमी का, तो और क्या मिलेगा। तो 2022 में परिवर्तन तय है। मैं बहुत विश्वास से आपको कह रहा हूँ इस बात के लिए। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एसडीएम कालाडूंगी रेखा कोहली, सीओ बलजीत सिंह भाकुनी और तहसीलदार प्रियंका रानी ने कर्मचारी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान एसडीएम कोहली ने अपनी अध्यक्षता में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीमों में तैनात कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी भूल चुनाव की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों और गाइडलाइन को सही से समझने के निर्देश दिए हैं। कि 60 कालाडूंगी हमारी विधानसभा में हमारे द्वारा 6 जोन बनाए गए हैं और 15 सेक्टर्स बनाए गए हैं। इन लोगों की ट्रेनिंग्स सेशन आज यहाँ पे हम लोगों ने रखा था। हमारे जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। इनकी ट्रेनिंग्स हुई है और इनको अपने जा के
अपने सारे पोलिंग बूथ चेक करने हैं, क्या हमारे क्रिटिकल हैं, क्या वल्नरेबल हैं, ये इनको वहाँ पर जाकर देखना है। और हमारे जो पोलिंग बूथ हैं उसमें हमारी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इनको सारे पोलिंग बूथ चेक करने हैं। आज हमारे सभी यहाँ पे कर्मचारी उपस्थित हैं और अब जाके अपनी ये लोग वहाँ रिपोर्टिंग करेंगे। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मंगलवार को जल जीवन मिशन समिति की बैठक ली। जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत दूसरे चरण के कार्यों को लेकर कुल 88 योजनाओं की डीपीआर को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें 39 योजनाओं के एस्टीमेट पास किए गए। जल संस्थान उत्तरकाशी के 13 एस्टीमेट, पुरोला के 9 और जल निगम की 17 डीपीआर को स्वीकृति प्रदान की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि हर घर को जल और नल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। जनपद उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं इस पर नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सेवा सिंह ने बताया कि आज 22 दिसंबर को कमेटी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी को लेकर हमने प्रशासन से निवेदन किया था कि अपनी मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाएं। इसी को लेकर कमेटी के ही कुछ पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी को 4 हफ्ते में चुनाव संपन्न करवाने की बात कही है। मैं समूह संगठनों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमने 22 सितंबर को कमिश्नर साहब को निवेदन किया था चुनाव के लिए। उन्होंने एडीएम साहब को नियुक्त कर दिया था चुनाव अधिकारी और उन्होंने अपनी प्रक्रिया आरम्भ कर दी थी। उन्होंने सभी जो पेपर रिकॉर्ड था वो मंगा लिया था और हमारे कुछ साथियों ने हाई कोर्ट में जाकर आपत्ति दर्ज करी कि इनको चुनाव का कोई अधिकार नहीं है। तो अब हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि ये एडीएम साहब को कि ये इलेक्शन 4 हफ्ते में संपन्न कराई जाए और जब तक नई कमेटी का गठन नहीं होता है, जो पुरानी कमेटी है एज ए कार्यकारी तौर पे वो जहाँ का काम देखती रहेगी। जब तक नई कमेटी का गठन नहीं हो जाए तब तक वो देखते रहेगी। हाई कोर्ट का आदेश हो गया है। सितारगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर के अमरिया चौक पर एकत्रित होकर महंगाई और भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई बेरोजगारी पर चर्चा करते हुए उत्तराखंड और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला फूका। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट योगेंद्र कुमार यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को 2017 में झूठे वादों के सहारे गुमराह कर वोट लेकर सत्ता हथियाने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर रोजाना रोड पर उतरती थी। जनता उसके बहकावे में आकर भाजपा पार्टी को वोट दे बैठी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है। केंद्र सरकार ने जनता से वादा किया था कि हम डीजल पेट्रोल का रेट कम करेंगे, हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और किसानों की आय दुगनी करेंगे। उसके अलावा हर गरीब को घर देंगे, जो पूर्ण रूप से विफल रही। बार बार समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में हर जिला मुख्यालयों पर, हर तहसील मुख्यालय पर लगातार निरंतर संघर्षरत है। केंद्र सरकार को जगाने के लिए पुतला दहन के माध्यम से हम ये डबल इंजन की सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने जो है लगातार पिछले 2014 से फिर 2017 के आम चुनाव में आपको प्रचंड बहुमत इस जनता ने दिया। आपने जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। आप जगिए, जनता के हित में कुछ नए फैसले लीजिए जिससे जनता को कुछ राहत मिले। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो डबल इंजन की दुहाई देते थे पहले कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास करेंगे, अगर इस डबल इंजन की सरकार ने अभी भी जो कुछ समय बचे हैं आम चुनाव से पहले कुछ जनहित के मुद्दे को नहीं निपटाने का काम करती है, जनता के हित में कोई नए फैसले, अच्छे फैसले लेने का काम नहीं करती है, तो जनता समाजवादी पार्टी के साथ इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी और उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा को दरकिनार करते हुए सत्ता से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। बाजपुर के चीनी मिल गेट पर नियुक्ति की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे चीनी मिल के मृत आश्रितों के समर्थन में पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की। वहीं चीनी मिल के मृतक आश्रितों को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोगों द्वारा समर्थन दिया गया। इसी के चलते मृतक आश्रितों की भूख हड़ताल के 7वें दिन मृतक आश्रितों की भूख हड़ताल को कांग्रेस, देवभूमि व्यापार मंडल, चीनी मिल की इंटक यूनियन, आप पार्टी सहित अन्य राजनीतिक और सामाजिक संगठन से जुड़ी यूनियन के पदाधिकारियों ने अपना समर्थन दिया। वहीं पालिका अध्यक्ष ने मृत आश्रितों की भूख हड़ताल को समर्थन देते हुए 1 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान चीनी मिल के मृतक आश्रितों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से जल्द मांग पूरी करने की अपील की। जो है
आज 7वां दिन हो गया है अमरण अनशन पे इन बच्चों को बैठे हुए, और सरकार के द्वारा कोई इनकी सुध नहीं ली जा रही, ना कोई इनकी बात रखी जा रही है। इसको देखते हुए हमने एक दिन का जो है अपना कार्यक्रम रखा था कि एक दिन जो है हम इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि हमारे परिवार के बच्चे हैं ये, और इसको देखते हुए कि आज जो है मैं सरकार को इनके माध्यम से चेताना चाहता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर अगर सरकार ने इनके बारे में कुछ निर्णय नहीं लिया तो हम लोग जो है एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी और यहाँ के विधायक मंत्री जो रह चुके हैं, सब लोग फिर इस धरने में आ जाएंगे। हम सरकार से फिर अनुरोध करते हैं कि आप जो है जल्द से जल्द इनके कार्य को कर दें, क्योंकि ये इनके परिवार और ये लोग बहुत संकट में जूझ रहे हैं। ये लोग 6-7वां दिन होगा, एक बच्चे का कम से कम नहीं तो 5-5, 6-6 किलो वजन कम हो चुका है, इनकी किडनी अफेक्टेड हो चुकी है, मगर कोई सुध लेने वाला नहीं है। कोई भी एक भी प्रतिनिधि सरकार का इनसे आकर अब तक नहीं मिला है कि तुम्हारी मांगे बेटा क्या है और इनको पूर्ण कर दिया जाए, ताकि मुख्यमंत्री जी को भी अवगत हैं इससे और गन्ना मंत्री जी पूर्ण रूप से अवगत हैं। 2 बार गन्ना मंत्री जी से भी मुलाकात हो चुकी है। मैं पुनः अनुरोध करता हूं सरकार से कि इसको जो है राजनीति ना कर इनको जो इनका हक है इनको दे दिया जाए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। हाँ, 1 दिवसीय मेरा प्रोग्राम है सिर्फ आज का, और आगे जैसा इन बच्चों का निर्णय होगा, ये जैसा चाहेंगे, हम इसमें राजनीति नहीं चाहते। ये तो हमारा प्रोग्राम पहले से तय था, हमने एक दिन यहाँ बैठना था इनके समर्थन में, क्योंकि इनका मनोबल ना गिरे इन बच्चों का। ये बेचारे 7 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, और जैसी रणनीति ये आगे तैयार करेंगे, जैसा इन बच्चों का आदेश होगा कि भैया ये होना, हम लोग पूरा शहर इनके साथ है। मेरी व्यापार मंडल से भी बात हुई है, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि भी यहाँ कुछ देर में पहुँचने वाले हैं, वो लोग भी इन्हें समर्थन दे रहे हैं। और हमारे देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष सिंह स्वरूप भारती जी हमारे बीच में है। हमारे नगर पालिका का बोर्ड लगभग यहाँ पहुँच चुका है, और शहर के हमारे FCI के कर्मचारी बंधु, हमारे चीनी मिल के कर्मचारी कुलदीप सिंह, पूर्व हमारे इंटेक के अध्यक्ष विशेष चंद्र शर्मा जी, यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। और मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि वो राजनीति ना करे इसमें और ना करवाए। इसका काम बच्चों का जल्द से जल्द हो जाए। ये अमरण अनशन है, ना कि सांकेतिक धरना। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।